हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने अलवर का इतिहास पढ़ा था। छोटा सा इतिहास था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार आमेर या जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासन था, उसी प्रकार अलवर में भी कछवाहा डायनेस्टी रूल किया करती थी। पर वहां पर कछवाहा डायनेस्टी की एक ब्रांच हुआ करती थी, जिस ब्रांच का नाम था नरूका। पहले ये जयपुर रियासत के अधीन हुआ करते थे। किसी समय कल्याण सिंह नरूका को माचेड़ी की जागीर दी गई थी। कालांतर में माचेड़ी का सामंत, माचेड़ी का फ्यूडल लॉर्ड प्रताप सिंह नरूका 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से अपने लिए स्वतंत्र राजा की उपाधि प्राप्त कर लेता है, या माचेड़ी को स्वतंत्र जागीर स्वीकार करवा लेता है। 1775 में वह भरतपुर से अलवर छीनकर अलवर पर अधिकार कर लेता है और अलवर को अपनी राजधानी बना लेता है। जाचिक जीवन ने उसके जीवन काल पर प्रताप रासो नामक एक पुस्तक लिखी है। कालांतर में बख्तावर सिंह लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है सिंधिया के खिलाफ, और बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। बख्तावर सिंह बख्तेश और चंद्रसखी नाम से कविताएं लिखते थे। बख्तावर सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका दत्तक पुत्र एडॉप्टेड सन विनय सिंह अगला राजा बना। परंतु उसी समय बख्तावर सिंह की एक दासी मूसी महारानी के पुत्र बलवंत सिंह ने भी राज्य का दावा किया, इसलिए कुछ समय तक दो राजा रहे, बलवंत सिंह और विनय सिंह। परंतु बाद में बलवंत सिंह को निमराना और तिजारा देकर अलग कर दिया गया। कालांतर में बलवंत सिंह भी निसंतान मर गया था, इसलिए निमराना व तिजारा पुनः अलवर स्टेट के अंदर मिला दिए गए थे। विनय सिंह ने जो अपने पिता बख्तावर सिंह की दासी मूसी महारानी थे, उनकी याद में अलवर के अंदर एक छतरी का निर्माण करवाया, जो कि 80 पिलर्स की छतरी है। 2 फ्लोर बने हुए हैं उसके अंदर, और सेकंड फ्लोर पे रामायण और महाभारत के चित्र खुदे हुए हैं। अपनी रानी शिला के लिए सिलीसेड झील का निर्माण करवाया, उसके पास में महल बनवाए गए। उस सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। फिर एक अलवर में राजा हुए जय सिंह, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं, तथा ऐसा भरतपुर के किशन सिंह जी ने भी किया था। और चंबर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर हिंदी में नरेंद्र मंडल कर देते हैं। न केवल BHU को बल्कि AMU तथा लाहौर में आर्य समाज के सनातन धर्म कॉलेज को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। 10 दिसंबर 1903 को चाइल्ड मैरिज और मिसमैच मैरिज पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इवन मृत्यु भोज तथा तंबाकू पर भी उस राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था। और बाद में 1933 के आसपास में तिजारा में दंगे हो गए थे, जिसके बाद उनको हटा दिया गया था। वो पेरिस चले गए थे तथा वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हीं के द्वारा सरिस्का में महल बनवाए गए थे, जो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर बनवाए गए थे। और फिर आजादी के समय जो अलवर के राजा थे, उनका नाम था तेज सिंह। उनका और उनके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे का महात्मा गांधी की हत्या में संदेह प्रकट किया गया था, उनका नाम आया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसा कुछ हमने अलवर रियासत के अंदर पढ़ा था। आज हम एक नई रियासत, हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जैसलमेर का इतिहास। तब मैंने बताया था कि राजस्थान में यदु डायनेस्टी की 2 ब्रांचेज हुआ करती थी। एक जैसलमेर जहां पर भाटी थे, एक करौली जहां पर जादौन थे। भाटियों के बारे में मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। दोनों भाटी और जादौन दोनों भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, इसलिए जो भाटी थे उनको छत्रला यादवपति कहा जाता है। यादवों के स्वामी जो छत्र धारण करते थे, भगवान कृष्ण जिस छत्र को धारण किया करते थे, कालांतर में वो जैसलमेर के राजा धारण किया करते थे। कहा जाता है आज भी वो छत्र जैसलमेर में रखा हुआ है। और उत्तरी सीमा की रक्षा के इन लोगों ने, इसके लिए इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भड़ किमाड़ कहा जाता था। किसी टाइम में ये लोग पंजाब के ऊपरी हिस्से में रहा करते थे, लेकिन कालांतर में उधर से हमले होने लगे तो भट्टी नाम के एक व्यक्ति ने 285 ईस्वी के आसपास भटनेर का किला बनाया, जिसे आजकल अपने हनुमानगढ़ कहते हैं। फिर गजनी के राजा ढूंढी के एक बड़े आक्रमण के समय मंगलराव भटनेर के अंदर उस आक्रमण को बचा नहीं सका, आक्रमण से बच नहीं सका, रेगिस्तान की तरफ चला गया, जहां तन्नोट के अंदर उसने अपनी राजधानी बना ली थी। फिर आगे देवराज ने पहले पाकिस्तान के डेरा रावल या देरा रावल नाम की जगह पर राजधानी बनाई और उसको अपना फोर्ट बनाया, और बाद में लोदरवा को अपनी राजधानी बना ली थी। मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी में जो मूमल है वो लोदरवा की राजकुमारी है, और जो महेंद्र है वो अमरकोट का सोढ़ा राजकुमार था। उसके बाद में आपके जैसल 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना कर देता है और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाता है। इसको हम सोनारगढ़ कहते हैं। उसके बाद में आपके मूलराज प्रथम के समय तो क्या, उसके पिता जैत सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया था, पर जैत सिंह के हमले के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बेटे मूलराज प्रथम के समय यहाँ पर साका किया गया, जो जैसलमेर का पहला साका माना जाता है। फिर दुर्जनशाल या दुद्दा के समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया और इस समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। फिर लूणकरण के समय अमीर अली, जो कि कंधार का एक सरदार था, जिसको लूणकरण ने यहाँ शरण दे रखी थी, वो विश्वासघात करके जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। उस समय केसरिया तो किया गया, लेकिन जोहर नहीं हो पाया, इसलिए इसे आधा साका कहा जाता है। इस प्रकार जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे।
फिर मूलराज सेकंड जो था वो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उसका प्रधानमंत्री जो सालिम सिंह था वो बड़ा अत्याचारी था और उसके अत्याचारों के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव एक साथ खाली कर दिए थे, जिनमें कुलधरा नाम का गांव प्रमुख था। फिर जवाहर सिंह आजादी के समय जैसलमेर का राजा था, जिसे हम आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहते हैं, जिसने भारत का अंतिम किला मोहनगढ़ बनवाया था। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जब 3 अप्रैल 1946 को क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकें हैं, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन बनाया गया था और जैसलमेर के अलावा हैदराबाद रियासत ने भी इनको बैन किया था कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब आगे पढ़ते हैं। हमने एक बात शुरू में पढ़ी, हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे करौली का इतिहास और दूसरा हम पढ़ रहे थे भरतपुर का इतिहास। हमने पढ़ा कि यदुवंश की राजस्थान में 2 रियासतें हुआ करती थी, एक में जैसलमेर के भाटी थे और दूसरे में करौली के जादौन थे। मैंने और बताया कि करौली वाले जादौन थे, ये मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित थे और मथुरा से विजयपाल 1040 ईस्वी में आकर बयाना को अपनी राजधानी बना लेता है। कालांतर में तिमनपाल ने राजधानी को तिमनगढ़ बनाया और कुंवरपाल के समय में मोहम्मद गोरी तिमनगढ़ पर अधिकार कर लेता है। अर्जुनपाल एक नया नगर बसाता है 1348 में, जिसे हम कल्याणपुरी कहते हैं, जिसे धर्मपाल सेकंड 1650 में करौली के नाम से अपनी राजधानी बना लेता है। फिर हम पढ़ रहे थे कि गोपाल पाल नाम के राजा ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था और यहाँ गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया था। हरबख्श पाल 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 17 में सबसे पहले करौली ही संधि करता है। नरसिंह पाल की जब 1852 के अंदर डेथ होती है तो उसके दत्तक पुत्र भरतपाल को राजा बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके लिए मना कर दिया। डलहौजी 1855 में करौली का विलय कर लेता है, पर लंदन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर आए कि नहीं साहब, करौली का विलय रद्द किया जाए, तो करौली का विलय रद्द कर दिया गया था। फाइनली जो मदन पाल थे, प्रजाहितैषी राजा हुए, 1857 की क्रांति में कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की मदद की। अंग्रेजों ने उन्हें 17 गन सैल्यूट दिए। 1865 में उन्हीं के कहने पर दयानंद सरस्वती राजस्थान आए थे। ये उनके राजस्थान की पहली यात्रा हुआ करती थी। फिर हम भरतपुर पढ़ रहे थे। हमने फिर बताया कि राजस्थान में 2 जाट रियासतें हुआ करती थी, एक भरतपुर और एक धौलपुर। भरतपुर वाला जो इलाका था यूपी के मथुरा वाले इलाके के टच में करता था। यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। 1669 में तिलपत के जाट जमींदार गोकुला औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों और आर्थिक नीतियों से परेशान होकर अन्य जाट किसानों को लेकर विद्रोह कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब उस विद्रोह को दबा देता है, गोकुला का वध करवा देता है, हत्या करवा देता है। कालांतर में 1687 के आसपास सिनसिनी गांव के जाट जमींदार राजाराम ने पुनः विद्रोह किया। इस बार भी औरंगजेब ने उनका विद्रोह हालांकि दबा दिया था, लेकिन विद्रोह के दबाने से पहले राजाराम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटकर उसके हड्डियां तक जला दी थी। चूड़ामन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में चूड़ामन जो था वो थोड़ा शक्तिशाली जाट जमींदार बनता और थूण के अंदर एक राज्य की थूण में किले का निर्माण करवा लेता है। उसकी मृत्यु के बाद बदन सिंह सवाई जयसिंह की सहायता से प्रॉपर राजा ही बन जाता है। यहाँ पर डीग की जागीर मिलती है, ब्रजराज की उपाधि मिलती है, डीग में किले का निर्माण करवाता है, वेर में और कुम्हेर में भी किले बनवाता है। फिर उनके बेटे सूरजमल, जो कि भरतपुर के सबसे अधिक प्रतापी सम्राट हुए, वो राज करते हैं, जिन्हें भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कह सकते हो। उन्हें जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर में प्रशासनिक सुधार कराए और मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की। उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाए और भरतपुर की जो इनकम थी वो 1,75,00,000 रुपए तक पहुंचा दी थी। सूरजमल जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, नूरजहां का झूला उठाकर लेके आ गए थे और डीग के जल महलों में उन्हें लगाया गया था। डीग के जल महल और भरतपुर के किले का निर्माण उन्हीं के समय में करवाया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय सदाशिवराव भाऊ को सहायता देने के लिए गए थे, लेकिन भाऊ के साथ उनकी पटरी बैठी नहीं, वापस आ गए। लेकिन तीसरे युद्ध से जब मराठे भाग रहे थे तो उनकी महारानी किशोरी देवी ने मराठों के लिए दिल खोलकर शरण देने का अपना कर्तव्य पूरा किया था। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को वह बलशाली राजा रोहिला अफगान नजीब खान के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हो गया था। मंगल सिंह पुरोहित ने उन पर सुजान सम्मत विलास नामक पुस्तक लिखी। उनके बाद जवाहर सिंह राजा बने, जो माउंडा के युद्ध में जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम से युद्ध हार गए थे, परंतु जवाहर सिंह ने भी दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से अष्टधातु के दरवाजे उखाड़ कर लेकर आ गया था, जिन्हें किसी समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। जवाहर सिंह ने उन दरवाजों को भरतपुर के किले में लगवाया और इस जीत की याद में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जहां पर भरतपुर के राजाओं का राजतिलक किया जाता था। 1803 में रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ राजस्थान में ये पहली संधि थी।
लेकिन 1804-5 में जब जसवंतराव होलकर भागता हुआ भरतपुर आता तो उसको भरतपुर में न केवल शरण दी गई बल्कि लॉर्ड लेक के 5 हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। इसलिए भरतपुर के किले का नाम लोहागढ़ी पड़ गया था। इस जीत की याद में भी फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। ये बातें कल हमने पढ़ी थी।